बच्चों, हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला ये छोटी सी कहानी है। ये लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। मिठाई वाला कहानी में ये कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने और बांसुरी सब कुछ सस्ते में बेचता है और बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। ये मिठाई वाला है। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर बनी चीजों से हैरान रह जाते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह लूटता है। वह सब वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सबको सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी बच्चों को खो चुका है। बच्चों को चीजें सस्ती दाम पर बेचकर वह अपने चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता है। वह अपने बच्चे की कमी महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर और खिलौना और मिठाई बेचकर सब इसलिए इन सब के द्वारा वो अपने बच्चे को सब बच्चों के बीच में ढूंढता था। इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और भीड़ करके बारी बारी से चीज खरीदते थे। सब बच्चे उससे बहुत प्रेम करते थे और वह भी बच्चों से बहुत प्रेम करता था। देखिए कितने खुश होते हैं बच्चे उसको देख करके। आओ अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे मोलभाव करने लगते। पूछते इसका इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे वे एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा चुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसों में। खिलौने वाला दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का था वह भी। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था।
रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता वह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेले निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह लिए हुए दरवाजे के पास आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी का सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी में लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम थोड़े ही लौट जाएंगे, बेचने तो आए हैं। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? जी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसों में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा देता तो सबको इसी भाव में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी 1-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे कोई विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे यह भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ये ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रख ली थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से ना मांगे होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तीसरा पार्ट इसका। आज अपने मकान में बैठी हुई ये रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर उसकी दूसरी गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। भाग 4 देखिए। 8 महीने बाद फिर सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित यानी कि उसकी पैरों तक लंबी, पैरों की पिंडलियों तक बाह अपने हाथों से भी लंबे लंबे केस राशि को सुखा रही थी। इस तरह से नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये मिठाई वाला आ गया। फिर मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर, मैं भी चिट की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बड़े चाव से चूसते हैं बच्चे। इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोलाकार पहलदार गोलियां, पैसे की 16 दूं? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह
अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की 2, अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। और मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं, कहते दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी पहले आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर संशय विस्मय भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। सो कैसे? वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया तो बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनके अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी, प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे इन्हें उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं वे। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह का उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न पैसे तो ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो आप ये समझ गए होंगे बच्चे, कितनी मार्मिक कहानी है ये। मिठाई वाला अपने दुख और दर्द को भूलने के लिए बच्चों को मिठाई बेचता है और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। इस कहानी के सारांश को आप 8-10 लाइनों में लिख